हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो में जीएमसीएस पेपर 2019 वाला सॉल्व किया था। उसका पार्ट फर्स्ट था, लेकिन आज हमारा कंप्लीट इसमें सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। चलिए शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलता है प्रेग्नेंट लेडी में, उसको रिलीव करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड है वो सबसे बेस्ट है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है लाइंग फ्लैट ऑन द बैक वाइल स्लीपिंग। स्लीपिंग के टाइम पे फ्लैट में जो लाइंग फ्लैट बैक जो है उस पर फ्लैट रहना है। इंक्रीजिंग इंटेक ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स के इंटेक को बढ़ाना है। आयरन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देना है, हाफ कर देना है। और ओवर द काउंटर लग्जेटिव कोई भी पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडी को ले लेना चाहिए रिलीव कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे क्यों होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो प्रेगनेंसी के टाइम में जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है वहाँ पे कॉमनली ये कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाने की वजह से, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाने की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट हो जाए इंटेस्टाइन का, या प्रेशर जो है ग्रेविड यूट्रस के इंटेस्टाइन पे प्रेशर होने की वजह से, या आयरन सप्लीमेंट जब पेशेंट लेता है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लाइंग फ्लैट ऑन बैक ऑफ वाइल स्लीपिंग। देखिए, आपको पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी फ्लैट बैक पे स्लिप नहीं करना है, क्योंकि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ आयरन इंटेक, आयरन के इंटेक्ट को हाफ तक नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसको आपको कम नहीं करना है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी मेडिकेशन है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है। कोई भी ओवर द काउंटर लग्जेटिव मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे फीटस या प्रेगनेंसी के टाइम में कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा कि अगर आप जो इंटेक है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, इसको अगर बढ़ा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से रिजोल्व किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मोर देन 2 लीटर ऑफ वाटर इंटेक रहेगा, और इसके साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भी अगर हम बात करें तो वोल ग्रेन्स कंटेनिंग फूड अगर बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो वोल ग्रेन्स फूड, फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये जो है ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने का काम करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कॉज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। इनमें से कौन सी डिजीज है जो सबसे ज़्यादा डेथ क्रिएट करती है या डेथ करती है वर्ल्ड वाइड में। फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर, मलेरिया, HIV एड्स और ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ क्रिएट करती है वर्ल्ड वाइड की अगर यहाँ पे हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा है जो एक इन्फेक्शन का वेक्टर है। एन इन्फेक्शियस फ्लाई, ए कंटामिनेटेड बॉल, ए कंटामिनेटेड थर्मामीटर, एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें ये जो हमारा सोर्स होता है इन्फेक्शन का, सोर्स में क्या क्या आएंगे। सोर्स में कोई भी पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासिस टू द होस्ट। इन्फेक्शियस एजेंट पासिस टू द होस्ट, यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, उसके द्वारा जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है वो होस्ट तक पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स। अब जो कंटामिनेटेड थर्मामीटर है ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो गया। इन्फेक्टेड पर्सन क्या है, ये एक पर्सन हो गया। कंटामिनेटेड बॉल क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ये किस में आते हैं, हमारे सोर्सेज में। तो ये तो हो गया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। वेक्टर कौन सा होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है एन इंसेक्ट और एनी लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट, तो इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो जो फ्लाई है हमारी, ये एक वेक्टर का काम करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन इन्फेंट बोर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस हैज जस्ट हैड ए वेंट्रोपेरिटोनियल शंट इंसर्टेड। यानी कि एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस वाला पेशेंट है आपके पास में, इन्फेंट है, उसको अभी एक VP शंट आपने लगाया है। इन एडिशन टू न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट व्हाट मेजर शुड बी यूज इन चाइल्ड्स केयर प्लान। जब बच्चे की आप केयर कर रहे हैं या केयर प्लान जब बना रहे हैं इस बच्चे का, तो न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट के साथ साथ में आप इसके साथ में कौन सा असेसमेंट जो है या कौन सा मेजर है उसको भी ऐड करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोसिफेलस की, तो हाइड्रोसिफेलस जो है वो 2 तरीके से होता है, कम्युनिकेटिंग और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जो CSF का जो सर्कुलेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्लीटली बना हुआ है। इसमें या तो इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होगा CSF का,
या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक दूसरा होता है हमारा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस का मतलब कि यहाँ पे जो CSF का जो पाथवे है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी या ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ब्लॉकेज है CSF के फ्लो वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पे CSF का फ्लो होगा वहाँ पे ब्लॉकेज है। इसकी वजह से बेबी के हेड में जो है ICP बढ़ जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा CSF का, वाटर का, ब्रेन का, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव जो है ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसका हाइड्रोसिफेलस का। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आप जिस बच्चे का केयर कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस वाले का उसमें VP सेंट आप लगाते हैं सर्जरी में, ठीक है। तो आप उसके न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट के साथ साथ में इनमें से कौन सा मेजर जो है उसको भी इंक्लूड करेंगे। देखिए, हमें बेबी का जो वेंट्रो पेरिटोनियल शंट जो लगाया गया है उस शंट की केयर तो करना ही है। इसमें दिया गया पोजीशन द इन्फेंट ऑन ऑपरेटिव साइड। ऑपरेटिव साइड में आप उस इन्फेंट को पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि हमें नॉन ऑपरेटिव साइड में देना है, ताकि जो हमारा जो VP सेंट जो है उसके वाल पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़े और जो फ्लो जो हो रहा है या जो वेंट्रिकल से पेरिटोनियल में जो फ्लूइड ड्रेन हो रहा है उस पर भी कोई भी प्रेशर या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो ये ऑपरेटिव साइड में पोजीशन नहीं देना है, नॉन ऑपरेटिव साइड में पोजीशन देना है हमें पेशेंट को। इसके अलावा मेजर क्या करने की जरूरत है, हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है उसको मेजर करना है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अलावा, क्योंकि हेड सर्कमफेरेंस को आप जब मेजर करेंगे डेली तो हेड सर्कमफेरेंस अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो बढ़ा हुआ जो CSF है या बढ़ा हुआ जो वाटर ब्रेन में है वो प्रॉपरली ड्रेन आउट हो रहा है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में प्रॉपरली वो ड्रेन आउट हो रहा है अगर हेड सर्कमफेरेंस डिक्रीज हो रहा है और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस वाले पेशेंट में न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट के साथ साथ में उसका हेड और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का भी मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द एनाटॉमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो एक कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से जो डिफेक्ट हैं 4 इनको इंक्लूड किया गया है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ 6 से 10% है जो वो ऑफ जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का 6 से 10% है, उसमें कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट देखने को मिलती है। इसकी डिस्कवरी 1888 में ए फैलोट फ्रेंच फिजिशियन थे, इन्होंने डिस्कवरी किया था, उन्होंने इसका नाम दिया था। तो जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेटिस में हम 4 डिजीज जो काउंट करते हैं वो कौन कौन सी है, वेंट्रिकल सेप्टर डिफेक्ट VSD, ओवर राइडिंग अओर्टा या एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ अओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और पल्मोनरी स्टेनोसिस। इन 4 डिजीज़ को, इन 4 डिफेक्ट को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में काउंट किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई, यानी कि रीनल कैलकुलाई होने के लिए इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है या किस रीजन से रीनल कैलकुलाई आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पैंक्रेटाइटिस, गाउट, फ्रैक्चर्ड फीमर और डिस्क डिजीज। देखिए, जो गाउट ऑप्शन है ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि गाउट में क्या होता है, गाउट में जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन जो है इसका मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाता है। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाने की वजह से जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है या यूरिक एसिड जो है यूरेट क्रिस्टल या यूरिक एसिड जो उसका लेवल बढ़ जाएगा। और गाउट की डिजीज़ में अगर यूरिक एसिड लेवल है वो अगर बात करें तो हम 8 mg/dl से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, किडनी है, रीनल कैलकुलाई है, ठीक है, या इन सभी में जाके डिपॉजिट होने लगता है। मल्टीपल जॉइंट में डिपॉजिट होने लगेगा, प्रोराइटिस देखने को मिलेगा, रीनल कैलकुलाई में डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे रीनल कैलकुलाई देखने को मिलेगी, रीनल में अगर डिपॉजिट होने लगेगा तो यहाँ पे जो गाउट है ये रेस्पॉन्सिबल है रीनल कैलकुलाई डेवलप करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए तो हम इस कोलचिसिन नाम से एक मेडिसिन आती है, कोलचिसिन, ये मेडिसिन देते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। और एक दूसरा मेडिकेशन देते हैं एलोप्रिनोल, ये देते हैं यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बंद करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक करने के लिए ये मेडिकेशन देते हैं एलोप्रिनोल। और एक प्रोबेंसिड मेडिसिन आती है, प्रोबेंसिड, ये देते हैं हम इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू यूरिन, किडनी और यूरिन, इंक्रीज एक्सक्रीशन, यानी कि यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उसके लेवल को या उसको एक्सक्रीट करने के लिए यूरिन या किडनी के थ्रू, तो उस मेडिसिन को बोलते हैं प्रोबेंसिड, ये काम करती है। एलोप्रिनोल जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देती है या बंद कर देती है। तो गाउट जो है ये रेस्पॉन्सिबल है रीनल कैलकुलाई डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर विद इट्स नेम करेक्टली, यानी कि इनमें से कौन सा क्रेनियल नर्व का पेयर है वो इसके नाम के साथ में सीरियल नंबर के साथ में मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है
12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोशियल, 5th क्रेनियल नर्व ऑडिटरी नर्व, 2nd क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व और 10th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व। तो कौन से नर्व जो है वो सीक्वेंस के साथ में यहाँ पे रखी गई है। देखिए यहाँ पे दिया गया 10th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल ट्राइजेमिनल नर्व है क्या? नहीं, ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी है? 5th नर्व है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। 2nd क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व, क्या 2nd क्रेनियल नर्व जो है वो ऑल्फैक्टरी है? नहीं, ऑल्फैक्टरी तो फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि सेकंड जो है वो हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो 2nd क्रेनियल नर्व है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है बी में, बी 5th क्रेनियल नर्व। 5th क्रेनियल नर्व कौन सी है हमारी? 5th क्रेनियल नर्व हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, ऑडिटरी नर्व नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया और ऑप्शन ए सही आंसर देखने को मिलेगा। 12th क्रेनियल नर्व जो है वो एक हाइपोग्लोशियल नर्व है और हाइपोग्लोशियल कौन सी? मोटर नर्व है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट could be the expected delivery date for the woman who got her last menstrual cycle on 20th April 2018। यानी कि एक प्रेग्नेंट एक लेडी है, उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है LMP है उसका 20 अप्रैल 2018 है। तो अभी उसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होगा ये आपको पूछा गया है। तो अगर हम बात करें EDD कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? LMP प्लस 9 मंथ, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसमें 9 मंथ ऐड करेंगे प्लस 7 डेज और उसमें 7 डेज ऐड करेंगे। तो ए ऑप्शन जो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 दिन में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 27। अब 27 में अगर आप 9 मंथ ऐड कर देंगे तो 27 जनवरी 2019 जो है ये ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और ए ऑप्शन जो है सही आंसर देखने को मिलेगा, यही इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए फीमेल क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस ए आस्क हाउ कुड आई गॉट दिस डिजीज, व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। यानी कि एक पेशेंट है आपके पास में, फीमेल पेशेंट है आपके पास में आया है, हेपेटाइटिस ए उसको डायग्नोस हुआ है, आपसे पूछा गया है, पेशेंट पूछ रहा है कि हाउ कुड आई हैव गॉट दिस डिजीज, मुझे ये बीमारी कैसे मिली है, मुझे कहाँ से मिली है। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड, आपने कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड खाया है। यू कुड हैव गॉटन इट बाय यूजिंग IV ड्रग, IV ड्रग अब्यूजर जो होते हैं उनको ये डिजीज होने के या हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या आपको कोई ब्लड इन्फेक्टेड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, या फ्रॉम यू प्रोबेबली गॉट इट बाय एंगेजिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से हेपेटाइटिस ए आपको हो गया है। तो इनमें से नर्स का कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें हेपेटाइटिस ए के रिगार्डिंग, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो एक RNA वायरस है, हेपेटाइटिस ए एक RNA वायरस है और हेपेटाइटिस बी है वो एक DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है, ये क्वेश्चन भी जिपमर में एक बार 2018 में पूछा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी कौन सा वायरस है, हेपेटाइटिस बी DNA वायरस है। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें कि बेटा जो हेपेटाइटिस ए है वो फीकल ओरल रूट से, फीकल ओरल रूट से फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका है वो फीकल ओरल रूट है। और हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है या ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या जो पेरेंट्रल रूट्स जो है या IV ड्रग अब्यूजर जो होते हैं उनसे होता है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए के रिगार्डिंग बात की जा रही है, यू प्रोबेबली गॉट इट बाय एंगेजिंग इन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कौन सा ट्रांसमिट होता है? हेपेटाइटिस बी, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है यू मस्ट हैव रिसीव्ड एन इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की वजह से जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसमिशन जो होता है वो हेपेटाइटिस सी का होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है हेपेटाइटिस ए की। और दूसरा ऑप्शन है यू कुड हैव गॉटन इट बाय यूजिंग IV ड्रग्स, IV ड्रग अब्यूजर या जो पेरेंटल रूट होता है उसके थ्रू कौन सा ट्रांसमिशन होता है, उसके थ्रू हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और हेपेटाइटिस ए जो है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है, यानी कि यू मे हैव ईटन कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड, कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड अगर खाया है और फीकल ओरल रूट का ट्रांसमिशन जो है वो हेपेटाइटिस ए में देखने को मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली विद इट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केलेटल फ्रैक्चर, यानी कि जो नीचे डेफिनेशन दी गई है उनमें ये डेफिनेशन इन फ्रैक्चर की सही है या नहीं ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एन एवल्जन फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट ए पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन, यानी कि ऐसा फ्रैक्चर जो अपने बोन के पार्ट को लिगामेंट और टेंडन से भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसको हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। या सही है या नहीं है ये आपको बताना है। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, दिस बैंड द बोन बट डज नॉट लीड टू फ्रैक्चर, ये बैंड कर देता है बोन को लेकिन फ्रैक्चर नहीं क्रिएट करता है। कंप्लीट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्ड बोन पियर्स, जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो स्किन सरफेस में पियर्स कर जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर दैट अकर ड्यू टू सम फिजिकल ट्रॉमा की वजह से जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है उसको हम, जो फ्रैक्चर देखने को मिलता है उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। देखिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है आपसे पूछा गया है। देखिए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की अगर यहाँ पे हम बात करें तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस और स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये
मस्कुलर एक्शन जो लंबे समय तक रहता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा गया है ए फ्रैक्चर दैट अकर्स ड्यू टू सम फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर नहीं बोलते हैं। ये ऑप्शन गलत होगा आपका, क्योंकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, जब कोई भी डिजीज़ की वजह से या पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से जो बोन वीक हो जाती है, जैसे हम मल्टीपल माइलोमा बोल सकते हैं या नियोप्लाज्मा बोल सकते हैं, बोन का ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमालेशिया है, ऑस्टियोमालाइटिस है, ठीक है। इसकी वजह से बोन की वीकनेस हो जाएगी, बोन फ्रेजाइल हो जाएगी, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अगर उस वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत होगा। कंप्लीट फ्रैक्चर इसमें लिखा गया फ्रैक्चर बोन पियर्स टू द स्किन सरफेस थ्रू द स्किन। स्किन में जो सरफेस में जो पियर्स कर जाती है बोन, उसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्चर अगर है तो उसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है ब्रेक ऑफ बोन इन टू सेपरेट पार्ट्स। अगर बोन आपकी ब्रेक होकर के दो अलग अलग पार्ट में टूट गई है कंप्लीटली तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। इसलिए ऑप्शन बी सी है जो ये भी आपका गलत होगा। और थर्ड ऑप्शन में दिया गया आपको एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दिस बैंड्स द बोन बट डज नॉट लीड टू फ्रैक्चर। ये ऑप्शन भी आपका गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या है कि सिर्फ बोन का बैंड नहीं होता है, यहाँ पे एक साइड जो है बोन का वो टूट जाता है और दूसरा साइड है वो बैंड हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक ब्रेक। और इसमें सिर्फ बात की गई है दिस बैंड्स द बोन, कि ये सिर्फ ये फ्रैक्चर में सिर्फ बोन हमारी बैंड होती है, फ्रैक्चर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत होगा। क्योंकि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में भी आपको फ्रैक्चर एक साइड में बोन का एक साइड वो फ्रैक्चर्ड पार्ट हो जाएगा और एक साइड जो है वो मुड़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि आवल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है, ये फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन से जो अपने बोन अपने पार्ट को अलग कर लेती है उसको हम बोलते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी। यानी कि सैलिसाइलेट मेडिकेशन का टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, चेस्ट पेन, पिंक कलर्ड यूरिन, रिंगिंग इन द ईयर और स्लो पल्सेस रेट। कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, ये बात की जा रही है टॉक्सिसिटी ऑफ सैलिसाइलेट के रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स, हाँ कि इसमें से कौन सा सिम्टम जो है वो सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन डी है सही आंसर देखने को मिलेंगे। रिंगिंग इन द ईयर जो है वो सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विद, यानी कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो इनर लेयर है वो कौन से टिश्यू लेयर से लाइंड होती है, सिंपल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखिए यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। फंक्शन है इसका क्या, रिजर्व ऑफ यूरिन करने का, ये ट्राइंगुलर स्पेस में रहता है, ठीक है। इसमें 300 से 400 ml यूरिन कलेक्ट हो सकता है और तब 300-400 ml हो जाएगा तो हमारे यूरिन पास आउट करने की जो डिज़ायर है वो क्रिएट होती है। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 1 लीटर के आसपास होता है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 1 से 1.5 लीटर होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ब्लैडर की वाल जो 3 लेयर से बनी होती है, एडवेंटिटिया आउटर मोस्ट लेयर होती है, मिडल मस्कुलर लेयर होती है जिसमें हमें डेट्रूजर मसल होती है, इसको हम बोलते हैं पुश डाउन मसल। डेट्रूजर मसल को ही बोलते हैं पुश डाउन मसल, ठीक है। ये मिडल मस्कुलर लेयर रहती है और लास्ट वाली जो हमारी लेयर है वो इनर लेयर वो जो लाइंड होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइंड विद मतलब यानी कि जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कौन से टिश्यू लेवल से लाइंड होती है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग ए 22-year-old मेल हु हैज़ बीन यूजिंग ऑपियोइड्स, व्हाट सिम्टम इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ ओवरडोज। यानी कि आप इमरजेंसी रूम में नर्स है, उसके पास में एक 22 साल का पेशेंट है मेल, हु हैज़ बीन यूजिंग, उसने ओपियोइड्स का यूज़ किया है। विच सिम्टम इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ ओवरडोज, यानी कि इनमें से कौन सा सिम्टम हो, अगर पेशेंट अगर ओपियोइड ओवरडोज है तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रिक्टेड पुपिल्स एंड हाइपोटेंशन, वोमिटिंग एंड टैकिपनिया, ट्रिमर एंड अटैक्सिया, पुपिलरी डायलेशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। देखिए अगर ओपियोइड पेशेंट है, ओपियोइड का अगर ओवरडोज पेशेंट में हो गया है तो पुपिल्स कंस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा और हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपियोइड्स के ओवरडोज की वजह से पुपिल्स का कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। और पुपिल्स कंस्ट्रिक्शन और हाइपोटेंशन जो है ये सिम्टम्स ओपियोइड्स ओवरडोज में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया, यानी कि सिजोफ्रेनिया में जो 2 तरह के सिम्टम्स आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इमोशनल फ्लैटनिंग एंड असोशिएलिटी, एनेडोनिया एंड एमोटिवेशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी, हेलुसिनेशन एंड बिजार बिहेवियर। देखिए सिजोफ्रेनिया की अगर हम बात करें तो सिजोफ्रेनिया में 2 तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि आपका बिहेवियर जो है या थॉट जो है वो आपकी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, एलिवेशन देखने को मिलेगा।
और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या होगा, नेगेटिव सिम्टम्स में डेफिशिएंट बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इमोशनल फ्लैटनिंग एंड एसोसिएशन, यानी कि इमोशनल फ्लैट, कोई किसी तरह का इमोशन पेशेंट शो नहीं कर रहा है, एनोडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट है और मोटिवेशन नहीं है पेशेंट में, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ है। तो ये जो सिम्टम्स हैं तीनों ए, बी और सी, ये जो तीनों हैं ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा नोट द नेगेटिव सिम्टम्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है। तो नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब कि पॉजिटिव सिम्टम है, और पॉजिटिव सिम्टम में क्या होता है, बिहेवियर जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा, ये थॉट जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगी, बढ़ी हुई एलिवेटेड थॉट देखने को मिलेगी आपको। और वो कहाँ देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन और बिजार बिहेवियर में। हेलुसिनेशन में क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बिहेवियर और थॉट देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज द पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया, नॉट द नेगेटिव। तो नॉट द नेगेटिव सिम्टम्स, यानी कि इनमें से कौन सा सिम्टम्स नेगेटिव नहीं है, वो कौन सा है, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वही तो नेगेटिव नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हेलुसिनेशन एंड बिजार बिहेवियर। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के वो कौन कौन से हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, एग्रेशन, हेलुसिनेशन, बिजार बिहेवियर। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं इनका ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो पेशेंट को हम देंगे प्रोवाइड एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन फॉर पॉजिटिव सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट में सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हैं तो उसको हम एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देंगे, और अगर नेगेटिव सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के तो उसको हम टाइपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग ए टीचिंग सेशन टू ए क्लाइंट हु हैज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। यानी कि एक पेशेंट है आपके पास में अल्सरेटिव कोलाइटिस उसको हो रखा है, तो नर्स उस पेशेंट को, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को इनमें से कौन सा डाइट जो है वो लेने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम हाई पोटेशियम डाइट, लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, वो एक बाउल का डिजीज है जहाँ पे पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है कॉमनली रेक्टम से शुरू होगी, रेक्टम वाले एरिया से शुरू होगी और फिर अपवार्ड की साइड में फैलती है, जैसे कि रेक्टम से शुरू होकर फिर सीकम वाली साइड में अपवार्ड सीकम की तरफ फैलती है, ठीक है। और ये यहाँ पे एडमेटस और ब्लीडिंग लिजाइन और अल्सर देखने को मिल सकते हैं आपको, और अल्सर की वजह से पेशेंट में बाउल परफोरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक्यूट अल्सराइटिस के केसेस में क्या होगा कि जो इसके सिम्टम्स की अगर यहाँ पे बात कर ले हम, तो क्या है कि जो हमारा न्यूट्रिशंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल ही इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, मैलेज देखने को मिलेगा, सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। डायरिया में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड म्यूकस के साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। और माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंस और एनीमिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के पेशेंट की जो डाइट की अगर बात करें तो हम पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं ताकि उसकी एनर्जी जो है उसको गेन किया जा सके। अब यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट के साथ साथ में हम पेशेंट को लो फाइबर डाइट भी देते हैं, ठीक है। तो अगर कॉमनली हम बात करें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को हम कौन सी डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट और हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन आपके अलग अलग ऑप्शंस में हैं। लो फाइबर डाइट ऑप्शन डी में है, हाई प्रोटीन डाइट ऑप्शन बी में है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो लो फाइबर डाइट और हाई प्रोटीन डाइट देंगे, लेकिन इस ऑप्शन में लो रेसिड्यू और लो फाइबर डाइट जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लो रेसिड्यू डाइट, लो फाइबर डाइट देंगे। लो रेसिड्यू क्यों देंगे, क्योंकि जो अमाउंट है वो फ्रीक्वेंटली आपको देना पड़ेगा। लो फाइबर डाइट देंगे ताकि जो एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है वो प्रॉपर मिल पाए। हाई प्रोटीन डाइट इसलिए देंगे ताकि जो एनर्जी जो है जो गेन करना चाह रहा है पेशेंट, यहाँ पे वेट लॉस है, मैलेज है, इनकी वजह से तो एनर्जी को गेन कर सके, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट देंगे। और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट यहाँ पे देने पेशेंट को देंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड ए 70 ईयर ओल्ड एडल्ट बी प्लेस्ड इन। यानी कि जो 70 ईयर ओल्ड पेशेंट जो होता है या कोई भी कैंडिडेट है उसको आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में प्लेस करेंगे। देखिए एक थ्योरी दी गई थी 1963 में, 1963 में एक थ्योरी दी थी इरिक इरिक्सन ने, उसको हम बोलते हैं, थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट की 1963 में इरिक इरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी। उसने बताया था कि सोशल प्रोसेस और एनवायरनमेंट प्ले जो है, एनवायरनमेंट जो है
वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में, ठीक है। तो उसने लाइफ साइकिल को 8 स्टेज में डिवाइड किया था बर्थ से डेथ तक के लिए। तो स्टेज जो है वो आती है हमारी जो एज ग्रुप है उसमें, इन्फेंसी है, इन्फेंसी जो 18 मंथ है, 18 मंथ से 3 ईयर है। इस तरह से आपसे पेशेंट से पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 70 ईयर ओल्ड वाले पेशेंट को आप इनमें से कौन से साइको सोशल क्राइसिस वाले कैटेगरी में आप रखेंगे। देखिए जो 70 ईयर वाला पेशेंट है उसके लिए इरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस वाले साइको सोशल क्राइसिस में इस एज ग्रुप वाले पेशेंट को इरिक्सन ने अपनी साइको सोशल थ्योरी में रखा था। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ कि रिव्यू वन लाइफ एंड एक्सेप्टिंग इट मीनिंग्स, ठीक है, रिव्यू वन लाइफ एंड एक्सेप्टिंग इट मीनिंग्स। इस एज ग्रुप में जब ये साइको सोशल क्राइसिस होगा या पेशेंट की जब ये एज ग्रुप देखने को मिलेगी 70 ईयर, तो यहाँ पे पेशेंट का मेजर डेवलपमेंट टास्क क्या रहता है, रिव्यू अपनी लाइफ को रिव्यू करेगा और एक्सेप्टिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग एक्सेप्ट करेगा कि उसकी लाइफ कैसी रही है, पॉजिटिव वे में रही है या नेगेटिव वे में रही है, सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है, डिग्निटी उसको फुलफिलमेंट देखने को मिला है या नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो 70 ईयर एज वाले पेशेंट को हम इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर वाले साइको सोशल क्राइसिस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रूसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। फ्रूसेमाइड जो एक डायूरेटिक मेडिकेशन है वो कौन से नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पे एक्ट करता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैंडले, डिस्टल ट्यूब्यूल्स और असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैंडले। तो यहाँ पे बात की जा रही है फ्रूसेमाइड की। फ्रूसेमाइड एक डायूरेटिक मेडिकेशन है, तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन के किस पार्ट पे एक्ट करता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैंडले का जो असेंडिंग लिम्ब है उस पर फ्रूसेमाइड एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पर्सन विद सिजोफ्रेनिया वाज फाउंड टू रिपीट व्हाट एवर वर्ड द साइकेट्रिक नर्स वाज स्पीकिंग। यानी कि सिजोफ्रेनिया वाला एक पेशेंट है, साइकेट्रिक नर्स ने जो वर्ड बोला है उसको वो पेशेंट रिपीट कर रहा है, दिस बिहेवियर कैन बी लेवल्ड एज। तो इस तरह का बिहेवियर उसको आप क्या बोलते हैं, इकोप्रैक्सिया, नियोग्लोइज्म, वर्ड सैलाद और इकोलेलिया। देखिए अगर कोई पेशेंट किसी वर्ड को फॉलो कर रहा है और उसी तरह की स्पीकिंग कर रहा है, यानी कि कोई भी जैसा आपने बोला है सेम ऐसा ही पेशेंट अगर बोल रहा है साइकेट्रिक पेशेंट, तो उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया। तो यहाँ पे बात होगी, आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में भी यही बात की जा रही है कि अगर कोई पेशेंट है वो आपके वर्ड को रिपीट कर रहा है और वर्ड को अगर रिपीट कर रहा है तो इकोलेलिया, अगर एक्टिविटी को रिपीट कर रहा है तो आंसर देखने को मिलेगा इकोप्रैक्सिया। तो यहाँ पे वर्ड की बात की जा रही तो इकोलेलिया इज द करेक्ट आंसर, आंसर डी इज द करेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन दिया वर्ड सलाद। वर्ड सलाद का मतलब पेशेंट के लिए ऐसे ऐसे वर्ड मिक्स करेगा जिनका कोई भी मीनिंग नहीं है, द मिक्सचर ऑफ वर्ड दैट हैव नो मीनिंग, ऑल्सो कॉल्ड सीजोफासिया। वर्ड सलाद को ही हम बोलते हैं सीजोफासिया। और नियोग्लिज्म का मतलब होता है नए नए वर्ड्स पेशेंट क्रिएट करता है उसके अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जिसका कोई भी मीनिंग नहीं रहता है। और वर्ड सलाद का मकसद मतलब क्या है कि मिक्सचर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी अगर पेशेंट आपकी नर्स ने जो भी कुछ बोला है उसको अगर वर्ड्स को रिपीट कर रहा है तो वर्ड्स को रिपीट कर रहा है तो इको ले लिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर एक्टिविटी को रिपीट करता है इकोप्रैक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आफ्टर फेलिंग फ्रॉम ए 10 फीट लैडर ए पेशेंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यानी कि एक पेशेंट है जो 10 फुट सीढ़ी से नीचे गिर गया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास में आया है, ठीक है। द पेशेंट इज अलर्ट, पेशेंट अलर्ट है, रिपोर्ट्स बैक पेन कंप्लेन कर रहा है एंड डिफिकल्टी मूविंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज, और अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज को मूव करने में डिफिकल्टी फील कर रहा है। विच एडिशनल ऑब्जर्वेशन इज इंडिकेशन टू द पेशेंट मे बी एक्सपीरियंस न्यूरोजेनिक शॉक। यानी कि इनमें से कौन सा सिम्टम जो है वो पेशेंट में न्यूरोजेनिक शॉक वाले में देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कूल एंड पेल स्किन, ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पुअर स्किन ट्रिगर। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है न्यूरोजेनिक शॉक की। तो न्यूरोजेनिक शॉक की जो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो इंजरी अगर T6 लेवल से ऊपर हुई है, अगर T6 लेवल से ऊपर की इंजरी होती है तो वहाँ पे पेशेंट में न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है, या कुछ पेशेंट जिसमें इमीडिएटली आफ्टर इंजरी के देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, मैसिव वाजोडायलेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो मैसिव वाजोडायलेशन की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। मैसिव वाजोडायलेशन होगा तो टिश्यू हाइपरपर्फ्यूजन और इंपेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैसिव वाजोडायलेशन हो जाने की वजह से पेशेंट का बीपी वहाँ पे कम हो जाएगा और न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में होगा और हाइपोटेंशन भी पेशेंट में देखने को मिलेगा, इसलिए ब्रेडिकार्डिया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट ए पेशेंट हु इज टू रिसीव डिजॉक्सिन टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। यानी कि एक पेशेंट है जिसको डिजॉक्सिन चल रहा है, तो इनमें से अगर कौन सा सिम्टम्स उसमें डेवलप हो रहा है
तो उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट जो है वो कौन सा इफेक्ट डेवलप होगा इनमें से, और उस चीज़ को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है डाइजोक्सिन लेने वाले पेशेंट के लिए। यहाँ पे हम बात करें तो डाइजोक्सिन के साइड इफेक्ट के रूप में कौन सा देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी टू लाइट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर डाइजोक्सिन वाला जो पेशेंट है उसमें अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो सेंसिटिविटी टू सनलाइट यानी कि फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड इंडिकेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से कौन सा स्टेटमेंट्स किस चीज़ से करेक्ट कर मेल खा रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पी में, नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट अकर्स ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक गिवन टाइम में नए केसेस की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। नए केसेस एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट्स। ठीक है, तो पी वाले क्यू कोड का आंसर जो हमारा होगा 3 नंबर पे इंसिडेंट्स है तो 3 होगा। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इन ए गिवन पॉपुलेशन। डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर अगर एक गिवन पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। तो क्यों में आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, तीसरा है नंबर ऑफ केसेस इन पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर केसेस की बात करें गिवन पीरियड ऑफ टाइम में टोटल केसेस या नंबर ऑफ केसेस जो है तो उसका आंसर क्या होगा, प्रीवेलेंस। तो आर में क्या देखने को मिल रहा है आपको, 4 नंबर। एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ सिम्टम दैट अकर्स टुगेदर, यानी कि एक सिम्टम्स का ग्रुप या क्लस्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो एस में क्या देखने को मिल रहा है आपको, 2। ठीक है, तो 3142 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर नए केसेस की बात करें तो नए केसेस देखने को मिलेंगे, इंसिडेंट्स बोलेंगे उसको हम। अगर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में नंबर ऑफ केसेस टोटल पॉपुलेशन में बात करें तो प्रीवेलेंस बोलेंगे उसको। ग्रुप ऑफ सिम्टम है तो उसको हम सिंड्रोम बोलेंगे, और स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर गिवन पॉपुलेशन में उसको हम बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ए ब्लड प्रेशर ऑफ 180/130 mmHg। एक पेशेंट है आपके पास इमरजेंसी में आया, बीपी उसका 180 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 130 है, हेडेक एंड कन्फ्यूजन भी है पेशेंट को। विच एडिशनल फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, यानी कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाले पेशेंट में इस बीपी के अलावा और कौन सा सिम्टम्स भी पेशेंट में देखने को मिलेगा, रेटिनोपैथी, जॉन्डिस, ब्रेडिकार्डिया और यूरिनरी रिटेंशन। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें हाइपरटेंसिव क्राइसिस की, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की, तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी 120 से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर कंटिन्यूसली ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट में हो सकती है, इसमें हमें पेशेंट के ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है हमारी यहाँ पे इसको डील करने के। यहाँ वहाँ पेशेंट की डेथ भी हो सकती है हाइपरटेंसिव स्ट्रोक की वजह से, किडनी फेलियर और कार्डियक डिजीज की वजह से। ठीक है, अगर ये लंबे समय तक रहता है तो पेशेंट के जो टारगेट ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। टारगेट ऑर्गन जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, आई, रेटिना ऑफ आई, ठीक है, ये सारी चीज़ें डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जब किसी पेशेंट में इस तरह का बीपी यानी कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी देखने को मिलती है तो उस पेशेंट में रेटिनोपैथी जो है वो एक एडिशनल सिम्टम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई एज एन अर्ली क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में इनमें से कौन सा सिम्टम्स जो है वो अर्ली साइन के रूप में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेमेंशिया, मसल एट्रोफी, विजन लॉस और क्लोनस। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नॉन इन्फेक्शियस प्रोग्रेसिव डिमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। रिमीजन और एक्सकर्बेशन के पीरियड बार बार में पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज है, एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है लेकिन वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स के हम यहाँ पे बात करें तो अर्ली सिम्टम्स के रूप में विजन लॉस आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डेमेंशिया जो लेट स्टेज में देखने को मिलेगा, मसल एट्रोफी लेट स्टेज में देखने को मिलेगा और क्लोनस किसी केसेज में देखने को मिलता है और किसी में केसेज देखने को नहीं भी मिलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा, बी और ए बी तीनों भी ऑप्शन गलत होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विजन लॉस जो है ये अर्ली सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सिम्टम देखने को मिलेंगे नमनेस, वीकनेस, डिप्लोपिया, ब्लड विजन, स्कोटोमा, मेमोरी इम्पेयर्ड, इंटेलिजेंस इंपेयरमेंट, जजमेंट, एपैथी, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारे जो कोग्निटिव फंक्शन है ये इंपेयर्ड हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पेशेंट को, पेप्टिक अल्सर और पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक चारकोट
ट्राइड बी सिम्टम्स है इसका देखने को मिलेगा। चारकोल ट्राइड में क्या होगा, निस्टैग्मस और ट्रेमर और इसके अलावा एक जो है सिम्टम्स वो स्कैनिंग स्पीच या क्लिप्ड स्पीच, ये तीनों सिम्टम्स को मिलाकर बोलते हैं चारकोल ट्राइड। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें पेशेंट में हम लंबर पंक्चर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के रूप में, तो वहाँ पे जो गामा ग्लोबिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और एमआरआई भी करते हैं, सीएसएफ की स्टडी करते हैं। सीएसएफ की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी है उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और ओलिगोक्लोनल बैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए पेशेंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, द नर्स नोट दैट द रेड ब्लड सेल काउंट इज एलिवेटेड। एक पेशेंट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला आपके पास में, और उसका आरबीसी काउंट जो है बढ़ा हुआ मिला है। विच ऑफ दीज इज लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द लिस्ट रिजल्ट इन पेशेंट, यानी कि आरबीसी बढ़ा हुआ है तो वो किस रीजन से बढ़ा हुआ देखने को आपको इस पेशेंट में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपरकैप्निया की वजह से, इनसेंसिबल वाटर लॉस की वजह से, या डिक्रीज फ्लूइड इंटेक की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया यहाँ पे पेशेंट को अगर रहेगा तो क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट का आरबीसी काउंट जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ताकि उसकी परफ्यूजन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए पेशेंट हैज रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विद ल्यूकेमिया। एक पेशेंट है जिसको भी ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड ए नर्स एक्सपेक्ट टू सी गिवन दिस डायग्नोसिस, यानी कि इस पेशेंट के साथ में ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में और कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूजिंग, फटीग, बोन पेन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, पाल्पिटेशन, पैरेस्थीसिया, फेशियल रेसेस, एब्डोमिनल पेन, डिस्निया, मेलेजर, हाइपोटेंशन। तो ल्यूकेमिया वाले पेशेंट को कौन सा सिम्टम देखने को मिलेंगे, देखिए ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें तो ये कैंसर होता है। ब्लड फॉर्मिंग सेल्स जो हमारी होती है, बोन मैरो होती है, उनका हो सकता है, या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है उनका भी देखने को मिल सकता है। इमेच्योर डब्ल्यूबीसी जो है वो अनकंट्रोल्ड और एक्यूमुलेट हो जाएंगी एक ही पूरे ब्लड में। और ल्यूकेमिया जो है वो ऑल कैंसर का एक 8% टोटल कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगर ल्यूकेमिया की हम बात करें तो कौन कौन से सिम्टम यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेंगे, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपनिया, सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ब्लड में है इसलिए। हेडेक देखने को मिलेगा, स्प्लिनोमेगली, हिपेटोमेगली, हाइपरयूरेसीमिया, लिम्फेडिनोपैथी, और क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा। सेवंथ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देखने को, भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में इनमें से कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। पेशेंट में ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रूजिंग, फटीग और बोन पेन, ये तीनों सिम्टम्स पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ब्रूजिंग देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, और बोन पेन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोन का वीकनेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वीकनेस, क्योंकि यहाँ पे जो कैंसर होगा वो किसका होगा, बोन मैरो का होगा। तो बोन मैरो का होने की वजह से बोन पेन होगा। ब्रूजिंग क्यों होगा, यहाँ पे ब्रूजिंग क्यों देखने को मिलेगा, ब्रूजिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्लीडिंग की टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, फटीग देखने को मिलेगा, पेशेंट में एनर्जी की लैक ऑफ एनर्जी की वजह से फटीग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स एंटिसिपेटेड द फॉलोइंग लेबोरेटरी स्टडी टू असेस द थेरापेटिक इफेक्ट इन द क्लाइंट टेकिंग हेपेरिन इंट्रावेनसली, यानी कि एक पेशेंट है जिसको हेपेरिन चल रहा है, उस पेशेंट में आप थेरापेटिक इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिटिक। देखिए हेपेरिन जो है वो एक एंटी कोओगुलेंट है, तो एंटी कोओगुलेंट वाले पेशेंट के लिए आप हीमोग्लोबिन चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन डी आपका गलत होगा। हीमेटोक्रिट चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन सी आपका गलत होगा। बचे आपके पास में प्रोथ्रोम्बिन और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका मतलब है कि प्रोथ्रोम्बिन हम किस पेशेंट में चेक करते हैं, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन की अगर हम बात करें तो जो टाइमिंग है वो 9.6 से 11.8 होता है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी जो टेस्ट हम जो करते हैं वो एंटीकोगुलेंट, जो पेशेंट वारफेरिन ले रहे हैं, वारफेरिन पेशेंट अगर ले रहा है तो उसके असेस को, उसके लेवल को या उसके रिजल्ट को असेस करने के लिए या उसके थेरापेटिक इफेक्ट को असेस करने के लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम यूज करते हैं या प्रोथ्रोम्बिन टाइम वाला टेस्ट करते हैं, पीटी टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हेपेरिन ले रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है, तो हेपेरिन वाले पेशेंट के लिए हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT यूज़ करते हैं। और APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉमनली देखने को कितना मिलता है, नॉर्मल रेंज इसकी 20 से 36 सेकंड, 20 to 36 सेकंड। तो ये जब हेपेरिन पेशेंट ले रहा है तो उसके थेरापेटिक इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम ऑप्शन बी वाला आंसर सही देखने को मिलेगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए नर्स परफॉर्म्स प्री ऑपरेटिव टीचिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज टू हैव ए कैटरैक्ट सर्जरी। एक पेशेंट है जिसका भी
कैटरेक्ट सर्जरी होना चाह रहा है और अभी पेशेंट को आप प्री ऑपरेटिव टीचिंग करवा रहे हो सर्जरी से पहले, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट सी शुड रेंडर, यानी कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप पेशेंट को बताएंगे। फर्स्ट है रिमेन फ्लैट फॉर 3 आवर्स, सर्जरी के बाद में फ्लैट 3 आवर्स बैक पे फ्लैट रहना है 3 घंटे के लिए। सेकेंड ऑप्शन ईट ए सॉफ्ट डाइट फॉर 2 डेज, 2 दिन तक सॉफ्ट डाइट खाना है पेशेंट को। या थर्ड ऑप्शन है ब्रीथ एंड कफ डीपली, ब्रीथिंग और कफिंग डीपली करना है। या अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट या कमर लेवल से बेंडिंग को अवॉइड करना है। क्या आपको प्री ऑपरेटिव टीचिंग में पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में कौन सा जो इंस्ट्रक्शन है वो आप इंपॉर्टेंट देंगे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो जब कैटरेक्ट सर्जरी जब पेशेंट में होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस नहीं हो, वहाँ पे स्वेलिंग एडिमा डेवलप नहीं हो, इसलिए पेशेंट को वहाँ पे हम अवॉइड बेंडिंग से अवॉइड करेंगे, अवॉइड फ्रॉम द वेस्ट, अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम द वेस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, ये हम प्री ऑपरेटिव टीचिंग पेशेंट को कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का इनमें से कौन सा पोटेंशियल सोर्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबॉडीज रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू डिजीज, जो डिजीज़ के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हम रिसीव करते हैं वो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम द मदर से जो हम एंटीबॉडी रिसीव करते हैं। एनिमल सीरा जो रिसीव करते हैं वो इम्यूनिटी का सोर्स नहीं है। या प्रेस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन्स जो है ये हमें किसी तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, इसलिए ऑप्शन सी है जो सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मल्टीविटामिन्स हैं ये हमारे पोटेंशियल सोर्स ऑफ इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है when teaching the caregiver for a patient who has dementia of Alzheimer types, a nurse should stress the importance of, यानी कि एक पेशेंट है जिसको डेमेंशिया हो रखा है अल्जाइमर टाइप का और अभी उसको ए नर्स शुड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, नर्स इनमें से किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देगी। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज स्टिमुलाई, ऐसे पेशेंट का स्टिमुलाई बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, क्या पेशेंट डेमेंशिया वाला इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़, आप किसी भी पेशेंट की एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे जब तक कि पेशेंट को फर्दर इंजरी से प्रिवेंट नहीं किया जाना है, आपको मेन प्रायोरिटी हो, इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट को आप इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में क्या है कि पेशेंट को पता रहेगा कि यहाँ पे मेरा ये सामान रखा हुआ है, यहाँ पे ये रखा हुआ है उसको, ताकि डेमेंशिया वाले पेशेंट को जो भूलने वाली जो बीमारी है वो फॉरगेट कर नहीं कर पाएगा, और उसका जो डेली रूटीन है, जो डेली का उसका जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग उसकी दवाइयाँ या उसका जो सामान है, जो डेली एक्टिविटीज़ के जो थिंग्स हैं वो एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में आपके सामने या पेशेंट के सामने रखे रहें, तो हमें इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का कॉग्निटिव ट्रायड इनमें से कौन सा है ये पूछा गया है। हेल्पलेसनेस, स्लीपलेसनेस, वर्थलेसनेस, थॉटलेसनेस, वर्थलेसनेस, स्लीपलेसनेस। थर्ड ऑप्शन है होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, थॉटलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो कॉग्निटिव ट्रायड है डिप्रेशन का वो किस पेशेंट में कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस, ये कॉग्निटिव ट्रायड के सिम्टम्स हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए 65 ईयर ओल्ड पेशेंट विद न्यूमोनिया इज रिसीविंग गेरामाइसिन जेंटामाइसिन, इट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू इन द पेशेंट, यानी कि एक पेशेंट है जिसको जेंटामाइसिन मेडिकेशन चल रहा है, पेशेंट को न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हो रखा है, तो इस पेशेंट में जेंटामाइसिन वाले पेशेंट में आप इसका जो लेबोरेटरी वैल्यू है वो किस चीज़ का चेक करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पे आप पेशेंट के लिए रखेंगे जेंटामाइसिन वाले पेशेंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, पेशेंट का हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट काउंट चेक करेंगे, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन चेक करेंगे, सोडियम पोटेशियम चेक करेंगे, या प्लेटलेट काउंट और क्लोटिंग टाइम चेक करेंगे। देखिए जेंटामाइन मेडिकेशन जो है वो किडनी को डैमेज कर सकती है, तो किडनी को डैमेज कर सकती है तो उस पेशेंट को आप ब्लड यूरिन नाइट्रोजन या क्रिएटिनिन लेवल को चेक करेंगे, ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। अगर हम जेंटामाइसिन के नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल की अगर बात करें तो जेंटामाइसिन मेडिकेशन का जो नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल है वो 5 से 10 माइक्रोग्राम पर ml होता है। नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज ऑफ जेंटामाइसिन मेडिकेशन इज, थेराप्यूटिक लेवल जो है वो 5 से 10 माइक्रोग्राम पर ml होता है। अगर इससे ज़्यादा लेवल जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो किडनी को डैमेज करेगी, और किडनी को डैमेज जब करेगी तो लेबोरेटरी वैल्यू के रूप में आप पेशेंट का ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए जब किसी पेशेंट में जेंटामाइसिन मेडिकेशन चल रही है तो आपको उसको फ्रीक्वेंटली उसका ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल चेक करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए परसेप्शन दैट अकर्स व्हेन ए सेंसरी स्टिमुलस इज प्रेजेंट बट इज इनकरेक्टली परसीव्ड एंड मिस इंटरप्रेटेड इज नोन एज, यानी कि जब एक सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है और उसको हम इनकरेक्ट परसीव करते हैं या मिस प्रिटेंड जो करते हैं उसको क्या बोलेंगे। जहाँ पे इस स्टिमुलस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इल्यूजन, अगर
उसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है तो इल्यूजन। अगर सेंसरी स्टिमुलस एब्सेंट है तो आएगा हेलुसिनेशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेंसरी स्टिमुलेशन आपका प्रेजेंट है तो इल्यूजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द एज लिमिट अप्रूव्ड इन कोटपा बिल फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट टबैको प्रोडक्ट एंड सिगरेट इन अप्रूव्ड पैकिंग। यानी कि कोटपा बिल में जो टबैको प्रोडक्ट के सेल और सिगरेट की अप्रूव्ड पैकेजिंग के लिए जो एज लिमिट रखा गया वो कितना रखा गया, 18 साल रखा गया और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोटपा बिल क्या है? कोटपा का मतलब फुल फॉर्म हुआ सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट अमेंडमेंट बिल। ठीक है, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट अमेंडमेंट बिल। इसके लिए इन्होंने एक एज क्राइटेरिया दिया था सेल ऑफ टबैको प्रोडक्ट के लिए कि 18 साल वाला बेच सकता है या अप्रूव पैकेज में इन्वॉल्व हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए नर्स इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट रिसीविंग लिथियम सिट्रेट। एक पेशेंट है जिसको लिथियम सिट्रेट चल रहा है। द नर्स टेल द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए नर्स पेशेंट को क्या बोलेगी? इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है। सेकंड ऑप्शन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू चेंज पोजीशन, पेशेंट को पोजीशन स्लोली चेंज करने के लिए बोलेगी। रेस्ट्रिक्ट साल्ट इंटेक इन द डाइट, साल्ट इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है। लिमिट फ्लूइड इंटेक या फ्लूइड इंटेक को लिमिट करना है। देखिए लिथियम जो एक मेडिकेशन है वो एक एंटीमेनिक मेडिकेशन है। जब किसी पेशेंट में लिथियम टॉक्सिसिटी की अगर होगी तो वहाँ पे पेशेंट नर्स को प्रिवेंट करना है, वहाँ पे लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना है, यहाँ पे मेन प्रायोरिटी आपका रहेगा। तो लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यानी कि अगर पेशेंट एक्सरसाइज के टाइम पे अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पेशेंट में सोडियम का जो लेवल है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक आयन होता है सोडियम, उस सोडियम आयन का जो लिंक है वो लिथियम के साथ में एक इम्पोर्टेंट लिंक है। अगर सोडियम का लेवल बॉडी में कम होता है, डिक्रीज अगर होता है, तो वहाँ पे लिथियम की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो हैं वो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर बॉडी में डिक्रीज सोडियम लेवल होता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारी मेन प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम नहीं हो। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे अगर डिहाइड्रेट हो गया एक्सरसाइज करते करते, अगर डिहाइड्रेट हो गया तो सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, और सोडियम का लेवल अगर कम हो जाएगा तो लिथियम की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। अब लिथियम के रिगार्डिंग हम अगर और बात करें तो ये एक एंटीमेनिक मेडिकेशन है। ठीक है, अगर ब्लड सैंपल आपको किसी लिथियम वाले पेशेंट का लेना है लिथियम लेवल चेक करने के लिए तो आप कब लेंगे? मॉर्निंग में लेंगे। ठीक है, अगर मेडिसिन का सोडियम का लेवल आपको लिथियम का लेवल अगर चेक करना है थेरापेटिक लेवल तो आप मॉर्निंग में चेक करेंगे। तो मॉर्निंग में ब्लड सैंपल लेंगे पेशेंट का, कब लेंगे? 12 से 14 घंटे। अगर लास्ट उसमें जब मेडिसिन लिया था, लास्ट डोज जो लिथियम का लिया है उसके 12 से 14 घंटे बाद में आप सैंपल लेंगे, मॉर्निंग में लेंगे। ठीक है, सोडियम आयन का रेगुलेट करना जरूरी है। इनटेक आउटपुट पेशेंट का चेक करेंगे, पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे। साइड इफेक्ट की अगर यहाँ पे बात करें, नॉर्मल थेरापेटिक लेवल की अगर बात करें तो नॉर्मल थेरापेटिक या सीरम थेरापेटिक लेवल जो है वो पेशेंट में 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, सीरम थेरापेटिक लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, अटैक्सिया, ट्रेमर, पोलियूरिया, कन्फ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स साइड इफेक्ट के रूप में आपको पेशेंट को देखने को मिलेंगे। टॉक्सिक लेवल जो है वो अगर लिथियम का लेवल 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया है तो टॉक्सिक लेवल देखने को मिलेंगे या टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साइड इफेक्ट जो है वो टॉक्सिक लेवल अगर 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा थेरापेटिक लेवल, सीरम लेवल या सीरम का लिथियम लेवल अगर 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया है तो पेशेंट में साइड इफेक्ट आएंगे। साइड इफेक्ट कौन कौन से आएंगे? नोजिया, वोमिटिंग। एम्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट लिथियम का क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, लिथियम का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? नोजिया और वॉमिटिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है कि फर्स्ट सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिसिटी का फर्स्ट सिम्टम क्या है? एनोरेक्सिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लिथियम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉट्स स्टैंड फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। डेंगू के स्प्रेड होने के लिए इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स और हाउस फ्लाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो आंसर ए ऑप्शन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो आपके मलेरिया के लिए, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो रेस्पॉन्सिबल है ये होता है वेस्ट नील वायरस या जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। एनाफ्लीज मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। एडिज मॉस्किटो जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है डेंगू के लिए। यही आपके लिए पूछा गया है कि डेंगू के लिए कौन सा होता है? एडिज मॉस्किटो। इसी को हम बोलते हैं एडिज मॉस्किटो को ही टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। और हाउस फ्लाई जो होती है, ये हाउस फ्लाई से टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ये बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं। तो ये हाउस फ्लाई जो रेस्पॉन्सिबल होगा टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड के लिए। यहाँ पे अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू रेस्पॉन्सिबल होता है, डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल है एडिस मॉस्किटो, ठीक है। तो जो डेंगू है वहाँ पे हम बात करें तो डेंगू इमर्जिक फीवर पेशेंट में देखने को मिलेगा। हाई फीवर, फेशियल फ्लैशिंग, हेडेक, एनोरेक्सिया, हाइपरगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, टेंडरनेस एट राइट कोस्टल मार्जिन, इंक्रीज हीमेटोक्रेटिक वैल्यू। हीमेटोक्रेट का वैल्यू बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्लेटलेट्स है उसका लेवल कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पेशेंट को हम एस्पिरिन को नहीं देना है, क्योंकि एस्पिरिन जो है वो एक प्लेटलेट एग्रीवेटर का काम करती है और ब्लड क्लोटिंग के चांसेस पहले ही यहाँ पे मिनिमाइज रहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, और एस्पिरिन और भी ज़्यादा ब्लीडिंग की टेंडेंसी को बढ़ा देगी। और इस डेंगू में अगर बात करें तो डेंगू में एक हर्मन साइन भी पेशेंट में देखने को मिलता है। हर्मन साइन डेंगू वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। हर्मन साइन क्या होता है? हर्मन साइन में जो रेशेस देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे एरिथमेटस मैक्यूलो पेपुलर रेसेज यहाँ पे आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ये लोअर लिम्स में बिहाइंड द नी और लोअर लिम्स जो है हमारा वहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेंगे। हर्मन साइन बोलते हैं इसको। ये डेंगू वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलेगा? जब फीवर ऑनसेट होने के 3 से 6 दिन के बाद में देखने को मिलता है। डेंगू वाले पेशेंट में हर्मन साइन देखने को मिलेगा, एरिथमेटस मैक्यूलोपेपुलर रेसेस देखने को मिलेंगे लोअर लिम्स में या बिहाइंड द नी, और फीवर ऑनसेट होने के 3 से 6 दिन के बाद में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है या डेंगू जो है ये किससे स्प्रेड होता है? एडिज मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सब था हमारे GMCH के पेपर के बारे में। नई वीडियो में हम लेके आएंगे एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।